जय सद्गुरुदेव। आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। देखिए 8 तारीख को ग्रहण है और ये ग्रहण मेष राशि में भरणी नक्षत्र में लगने वाला है और शाम के लगभग 5:19 से इसका जो पीक पीरियड होगा 5:19 से 6:18 तक। ये जो टाइम मैंने कहे लगभग 5:19 से 6:18 तक इसलिए कहे क्योंकि ये टाइम उड़ीसा के लिए एप्लीकेबल है। इंडिया के अलग अलग पार्ट में ये चंद्र उदय के टाइम में ये टाइम आएंगे, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं आएगा। 10 मिनट का या 12 मिनट का ज्यादा से ज्यादा अंतर आएगा। लगभग यही टाइम रहेंगे, इसमें 10 या 12 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। और ये ग्रहण साधकों के लिए बहुत खास है, मैं ये चीज कहूंगा। और जो लोग नॉर्मल हैं वो उनको भी कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए। कुछ दिन पहले मंगल वक्री हुए हैं। मंगल का वक्री होना और मेष राशि में जो मंगल की राशि है उसमें, और वो भी उग्र नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में ये ग्रहण का होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। लेकिन फिर भी मंगल का वक्री होना, इसके लिए हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज बस ग्रहण के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन ये दोनों कड़ियां जुड़ी हुई हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले ग्रहण के ऊपर आते हैं। देखिए 8 नवंबर 5:19 से 6:18 तक ये ग्रहण का मतलब पीक पीरियड रहेगा। और अगर मैं ज्योतिष के हिसाब से कहूँ तो सुबह 8:51 से शूतक काल स्टार्ट हो जाएगा। और शूतक काल में कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं कह देता हूँ कि शूतक काल में खाना वर्जित है। खाना बनाना या खाना ये वर्जित है। अगर फिर भी कोई उन लोगों के लिए छूट है जो लोग बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जिनको हेल्थ इश्यूज हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कीजिए, खाना बना दीजिए पहले से और तुलसी दल के साथ खाना रख लीजिए फ्रिज में या जहाँ भी आप रखते हैं। और जब भी उनको खाने को दें उस तुलसी दल के मतलब वो भी दें तो वो खाना अशुद्ध नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ बच्चे, बूढ़ों और रोगियों के लिए है। जो लोग हट्टे कट्टे हैं, हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है, वो लोग शूतक का पालन करें। ग्रहण काल साधना के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीडियो मैं साधना के दृष्टि से ही कवर कर रहा हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से कवर नहीं कर रहा। तो जो लोग साधना करना चाहते हैं उनके लिए ये ग्रहण क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह की साधनाएं इस ग्रहण में फलीभूत होंगी वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ग्रहण के उन नियमों पर एक बार नजर डाल लेते हैं जो ग्रहण काल में साधक को एक अलग से कुछ नियम पालन करने पड़ते। देखिए ग्रहण जब भी होता तो ग्रहण लगने से जो उसका स्टार्टिंग टाइम है उससे 12 घंटा पहले ही ब्रह्मांड में हलचल आरंभ हो जाता और ऊर्जा का घनत्व बढ़ने लगता। ये ग्रहण 5:19 से लगभग स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 12 घंटे पहले सुबह 5 बजे से पहले ही ब्रह्मांड में वो हलचल स्टार्ट होने लग जाएंगे और ऊर्जा का जो घनत्व है ब्रह्मांड में विस्तारित होने लग जाएगा। और 12 घंटे बाद तक, क्योंकि ये ग्रहण एंड होगा 6:18 को, तो लगभग अगली सुबह के 6:18 तक ये चीजें वैसी की वैसी, वो ऊर्जा धीरे 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 कम होती। सुबह 6:18 को वो जैसी की तैसी फिर हो जाएगी। तो ये जो 24 घंटे का टाइम आपको मिला, इस जिसमें ऊर्जा जो पीक पे 5:19 से 6:18 तक रही, ये 24 घंटे एक साधना की दृष्टि से या मंत्र सिद्धि की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नियम कुछ ग्रहण के मैं आपको बता दूं कि 12 घंटे पहले अगर आपको साधना करनी है ग्रहण के टाइम पे और किसी मंत्र का इंस्ट्रक्शन है, वैसे मैं आपको एक सीधा एक चीज बता दूं, बीच में एक साधक ने मुझे कॉल किया था, वो मेरे गुरु भाई हैं और बहुत प्रिय है मेरे लिए, उनसे बात होती रहती। तो उन्होंने, और बहुत भोले हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहा जाता है, बहुत भोले भाले लोग होते हैं। उन्होंने जब कॉल किया मुझे तो उन्होंने कहा कि भैया जी मुझे 1250 माला गुरु मंत्र का अनुष्ठान करना, 1.25 लाख का। तो ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण में 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। तो क्या मैं ग्रहण में 100 माला या इतने माला, कुछ भी उन्होंने जो कहा, इस माला को करके 1250 माला कंप्लीट करके फिर हवन कर सकता हूँ दूसरे दिन? तो मुझे एक तरीके से हंसी आई, लेकिन कोई बात नहीं, ज्ञान के अभाव में ये चीजें हो जाती हैं। मैंने उनको भी समझाया बहुत प्यार से, और जिन लोगों को नहीं पता उनको भी कह रहा हूँ कि देखिए, हम जो ये सोचते हैं कि ग्रहण टाइम में मालाएं बहुत बढ़ा चढ़ा के मिलते हैं फल, ये गलत नहीं है, ये चीजें सही है। लेकिन कुछ मंत्र या कुछ साधनाएं सिर्फ ऐसी होती हैं जिनको ग्रहण समय के लिए ही निर्माण जिनका होता है। उस मंत्र की, उस ईथर की संरचनाएं इस तरीके से की गई होती हैं उन सिद्धों के द्वारा कि ये ग्रहण टाइम पे बहुत हाईली एक्टिवेट रहेंगे ये मंत्र ब्रह्मांड में। और उस टाइम पे कोई साधक करेगा तो उसको निश्चित रूप से
सिद्धि मिलेगी ही अगर वो पूरे लगन और अच्छे शुद्ध भाव के साथ समर्पित होकर कर रहा है। तो हर किसी मंत्र पे ये चीज लागू नहीं होगी। हाँ, आप ग्रहण के टाइम पे अगर 11 माला भी गुरु मंत्र करेंगे तो बढ़ा चढ़ा के जरूर फल मिलेगा, ये गलत नहीं है। लेकिन कुछ मंत्र सिर्फ उसके लिए ही निर्माण होते हैं, ग्रहण के लिए। अगर मैं आपको सीधा सीधा कहूं एक एग्जाम्पल के साथ, तो एक मंत्र है शावर सोमावती मंत्र। वो मंत्र जॉब के लिए या कार्य क्षेत्र के लिए किया जाता, वो एक शावर मंत्र है। वो उसी दिन ही एक्टिवेट होता है जिस दिन सोमवार के दिन अमावस्या हो, उसी दिन उसका सबसे ज्यादा मतलब प्रभाव रहता है। और बाकी दिन करने जाएं तो वो मंत्र उतना जल्दी सिद्ध नहीं होता। और शावर सोमावती मंत्र को कहा गया है कि ये एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा अगर किसी अमावस्या सोमवार को पड़ जाए और आप इसे ठीक तरीके से कर लें तो। वैसे ही ग्रहण समय के भी कुछ विशेष मंत्र होते जो टाइम में बहुत अगर अच्छी तरीके से किए जाएं तो बहुत इजीली सिद्ध हो जाते हैं, जो अन्य समय पर नहीं होते। तो उन मंत्रों को साधक उठाना चाहिए अगर उनका ज्ञान गुरु से प्राप्त हुआ है। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं है तो वो डायरेक्टली शावर साधना ही कर सकता है, क्योंकि शावर मंत्रों में ये इंस्ट्रक्शन होता है कि आप इसे या तो नवरात्रि में करें या ग्रहण में स्टार्ट करें या होली में स्टार्ट करें या दीपावली में करें। तो डायरेक्ट पहली प्रेफरेंस साधक की ग्रहण में शावर साधनाएं होनी चाहिए। और दूसरा, ये ग्रहण क्यों इम्पोर्टेंट, इस ग्रहण में कौन सी साधनाएं हो। देखिए, ये ग्रहण भरणी नक्षत्र में लगने वाला है। तो भरणी नक्षत्र के स्वामी यम है, स्वभाव उग्र है, योनि है और इसकी आकृति अधोमुखी त्रिकोण मतलब शक्ति की आकृति है। अधोमुखी त्रिकोण शक्ति का प्रतीक है और ऐसी शक्ति जो जीवन में कुछ विजय प्राप्त के लिए किया जाए। क्योंकि अगर आपने जो शक्ति और शिव के जो उपासक हैं उनको पता होगा, मैथुन चक्र अपने आप में शिव और शक्ति का प्रतीक है। ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण जीवन में शिव का प्रतीक है और अधोमुखी त्रिकोण शक्ति का प्रतीक है। और अधोमुखी त्रिकोण की बात मैं जहाँ कर रहा हूँ वहां मैं उस शिव और शक्ति की बात कर रहा हूँ जो शिव संहार क्रम में और जो शक्ति शिव को संहार क्रम में शक्ति प्रदान करती है। तो अधोमुखी त्रिकोण का मतलब अगर साधक शत्रु बाधा से ग्रसित है, शत्रु बाधा से पीड़ित है, तो साधक उन साधनाओं का चयन करे, शक्ति मार्ग के उन साधनाओं का चयन करे जो अपने शत्रु बाधा को वो निवृत्त उसमें बाहर आ सके या शत्रु शमन कर पाए या शत्रु को परास्त कर पाए। उन साधनाओं का चयन साधक को करना चाहिए। और अगर वो साधनाएं शावर हैं तो फिर क्या कहने। दूसरा, जो साधक इन ग्रहण समय में साधना करेंगे, क्योंकि देखिए ग्रहण में एक सीधा सा रूल है कि यंत्र और माला आपको टच करने नहीं होते। वो ही साधक केवल यंत्र माला के ऊपर साधनाएं कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं जिन्होंने 12 घंटे पहले उन्होंने संकल्प लिया हो साधना के लिए। तो आप जिनको भी ये इस ग्रहण में साधनाएं करनी है वो लगभग 12 घंटे सुबह 5 बजे से पहले वो आप संकल्प ले लीजिए कि आपको कौन सी साधनाएं करनी है। और आप जो भी आप संकल्प लेना चाहिए आप ले लीजिए और फिर आप यंत्र माला के ऊपर साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने संकल्प नहीं लिया तो बिना यंत्र और माला के आप मंत्र जप कर सकते हैं, बस आसन में शुद्ध रूप से बैठ के नहा धो के, ये चीज। और हाँ, ग्रहण खत्म होने के बाद आपको फिर से नहाना पड़ेगा। और ये थी ग्रहण की बातें। तो इस ग्रहण में शक्ति साधना, मेरे कहने का मतलब ये है शक्ति साधना, क्योंकि भरणी नक्षत्र है, उग्र नक्षत्र है, मंगलवार के दिन ग्रहण है, मंगलवार वीरवार कहा जाता, मंगल का वार है। और जिस राशि में लग रहा है वो मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल कुछ ही दिन पहले वक्री हुए हैं, अगर आपको ध्यान हो तो ये सारी चीजें मतलब एक कड़ी में जुड़ती जा रही हैं। तो हाँ, आपको शक्ति साधनाएं उठानी चाहिए और शक्ति की वो साधनाएं उठानी चाहिए जो शत्रु बाधा शमन से या शत्रु से रिलेटेड हो, जहां आपको रिलीफ मिले या कुछ है तो आप उनसे रिलेटेड साधनाएं अगर शक्ति की करेंगे तो, और वो साधनाएं अगर साबर मंत्र से आप करेंगे तो मिलने की सफलता मिलने के कहीं ज्यादा आसार हैं। और हर एक मंत्र नहीं उठा सकते क्योंकि ग्रहण में कुछ मंत्रों की संरचना है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास वो मंत्र नहीं है तो आप नॉर्मली गुरु माला भी 11 माला कर सकते हैं, उसका भी आपको ज्यादा से ज्यादा फल मिलेगा ही। तो बस इसलिए आया था। और हाँ, इस ग्रहण का मतलब अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ज्योतिष की दृष्टि से इस ग्रहण को एनालिसिस करूं। मेष राशि हर किसी के चार्ट में अलग अलग भाव में आएंगे, तो उसका उस नक्षत्र के साथ और मंगल की प्लेसमेंट को देखते हुए अलग अलग हिसाब से अगर
फिर से एक वीडियो बनाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजिकली इसे मतलब कवर नहीं कर रहा। इसे मैं साधना की दृष्टि से बस कवर कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इस ग्रहण पे साधना करना चाहते हैं। तो आप शक्ति साधनाएं, उग्र शक्ति साधनाएं करके इस ग्रहण पे लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और बस आप अच्छे से साधनाएं कीजिए। जय सद्गुरुदेव।